आप समझ सकते हैं कि हर मतदाता का अपना अधिकार वो मानता है, तो बीच में किसी को बाई स्किप करके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो हमारी मजबूरी थी, आपकी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी हमें समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा घर घर कांग्रेस कार्यक्रम जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। लगभग जैसे मैं समझता हूँ कि रोहतक की काफ़ी बड़े जो मेन बाज़ार हैं वो काफ़ी कवर हो चुके हैं। रोहतक शहर के महम कवर हो गया। आज झज्जर में ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है और यहाँ भी हम लगभग सारे बाज़ारों तक, हर जो है व्यापारी भाई तक और हर रेडी में कोई जो हमारे सारे साथी हैं, रेडी वाले भाई हैं, उन तक पहुंचने का अपना प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी की हमारी जो सोच है इस इलेक्शन के लिए, जो ये की सोच है कि ये इलाका दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, हरियाणा प्रदेश विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। 10 साल की जो सरकार रही है, मौजूदा सरकार, इसमें देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 बन गया, नशे में देश में नंबर 1 बन गया, अपराध में देश में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से उतर गया। हमारा प्रदेश भी उतर गया और हमारा क्षेत्र भी उतर गया। तो दोबारा से विकास और खुशहाली के रास्ते पे हमारा प्रदेश इलाका है। इस सोच को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं इस घर घर कांग्रेस कार्यक्रम के माध्यम से। बाकी आपके जो प्रश्न है वो अब आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, कोई जो आप प्रश्न पूछोगे आराम से आप पूछ सकते हैं। सर, आपने लगातार पिछले 5 साल से बीजेपी जेजेपी को निशाने पर रखा विकास के मुद्दे को लेकर। अब जबकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि चाहे छोटे दुकानदार हों, व्यापारी हों, वो खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कह रहे थे कि 10 साल में हम पीछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोच थी कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव है वो होना चाहिए, तो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वो नज़र आ रही है। देखिए, ये सही बात है, हमारा इलाका भी महसूस कर रहा है और ये प्रदेश भी महसूस कर रहा है। एक कोई विकास की बड़ी परियोजना इस सरकार के 10 वर्ष में कोई जो इन्होंने ही शुरू कराई हो या और इन्होंने ही जिसको कंप्लीट कराया हो, उसका उदाहरण ये नहीं दे सकते। इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 1 महीने में 2 विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से खट्टर सरकार ने कराया। 2 वो दोनों रोहतक महम हासी रेल की लाइन और देवरखाना गांव का योग आयुर्वेदिक अस्पताल, वो दोनों परियोजनाएं हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान मैंने मंजूर कराकर, उनका शिलान्यास कराकर उन पर काम शुरू करा दिया था। देवरखाना गांव के अस्पताल पे तो 70% काम भी हो गया था और महम की रेल की लाइन का एक्विजिशन की सारी कार्रवाई हो गई थी। उन 2 परियोजनाओं का 10 साल की सरकार के बाद, आप ये सोचो कि भाई 10 साल की सरकार में उनका उनको पूरा होने में भी कितना टाइम लगा। मैं उदाहरण दूं, ये झज्जर की रेल की लाइन हमने शिलान्यास कराया मंजूर करा के और 4 साल के बाद हमने उसका उद्घाटन भी करा दिया था। मगर इन 10 सालों में जो महम की रेल की लाइन, जिसका 2012 में फाउंडेशन स्टोन रख के ज़मीन एक्वायर होकर काम शुरू हो गया था, वो 10 साल ये सरकार के लगे। 12 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया तो उस पर उसका उद्घाटन कराया गया। एक अपनी खुद की परियोजना नहीं है। और अब तीसरी जो द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन कराएंगे 11 तारीख को, वो भी हमारे सरकार के समय सारा उस पर जो है काम शुरू हो चुका था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं है। दिल्ली का सेक्शन में कई जगह रोड अभी पूर्णतः ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उसका फीता कटवा रहे। तो ये प्रतीक है, कोई काम किया नहीं, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना आई, ना इस क्षेत्र में आई, ना पूरे प्रदेश में आई, ना कहीं कोई एक विश्वविद्यालय बनाया गया इन 10 वर्षों में, ना कहीं कोई थर्मल का कारखाना बिजली आपूर्ति के लिए कोई लगाया गया, ना कहीं कोई एक मेट्रो का खंबा आगे बढ़ाया गया। जहाँ मेट्रो आखिरी खंबा था वहीं आखिरी खंबा है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है, 10 साल तो किसी के जीवन काल में। ना कहीं कोई औद्योगिक क्षेत्र, आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट थी तो औद्योगिक क्षेत्र, एक रिलायंस MET के नाम से, SEZ के नाम से एक औद्योगिक क्षेत्र बादली क्षेत्र में, एक बिजली के थर्मल कारखानों के औद्योगिक क्षेत्र खानपुर झाड़ली में,
एक फुटवेयर पार्क भादुगढ़ में और एक IMT रोहतक के अंदर अपने लोकसभा क्षेत्र में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई थी, कहीं पैनासोनिक आई थी, कहीं एशियन पेंट आई, 30 से बड़ी कहीं मारुति आई थी। अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई 10 साल में। तो यही कारण है कि विकास की पटरी से भी हमारा इलाका उतरा और खुशहाली की पटरी से भी हमारा इलाका उतरा। आज मैं जब जा रहा था, आपने जो है एक जो अपना ई-रिक्शा वाले हैं, उसने कहा कि जी हमारी अंबेडकर चौक के पास ई-रिक्शा पलट जाती हैं जी, सड़क इतनी टूटी हुई है। कितना दुख हुआ होगा मेरे दिल में वो बात सुन के कि जो सड़कें बनवाई गई थी हमारे समय, उनकी आज तक मतलब रिपेयर भी 10 साल में पूरी नहीं है। ऐसी स्थिति जो है ये इस सरकार में हो गई, आप अंदाज़ा लगाएं। पिछला चुनाव सर मोदी वर्सेस दीपेंद्र था, लेकिन अब की बार ये बिल्कुल खुलेआम है कि अब की बार चुनाव दीपेंद्र वर्सेस बीजेपी के कैंडिडेट का होने वाला है। तो जो मोदी वर्सेस दीपेंद्र था उसमें शायद कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता। अब की बार बीजेपी लाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन दीपेंद्र वर्सेस बीजेपी कैंडिडेट ये चुनाव होने वाला है, उसका फायदा होगा। देखिए ये इसमें जो है, क्योंकि 5 साल भाजपा के एक सांसद यहाँ से रहे, अब उनके समेत कई टिकटार्थी हैं जो भाजपा में अभी रेस में हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि भाजपा में जब जो है कई लोग अपनी टिकट के लिए नहीं सुनिश्चित हो सकते, तो वो यहाँ के इलाके के काम कितने करा पाएंगे, ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज के दिन जो है, जो सांसद जो भी रहे हो, भाजपा सरकार ने जो है, एक तो पहले तो जो सांसद रहे हैं उन्होंने कितने प्रयास किए वो बताएं, और उनके कहीं जो उनका मान सम्मान था वो भी नहीं रखा। प्रदेश सरकार ने मान सम्मान नहीं रखा किसी भी अपने सांसद का। और देश की सरकार थी, वो तो ऐसी सरकार है कि उनके सामने तो बीजेपी का कोई सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं समझता हूँ कि आज देश में हालात ऐसे हो गए वो बोल ही नहीं पाते अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए। नहीं तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स मैं बार बार कहता रहा कि मैं केवल मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है, अपने इलाके को आगे लेके जाने का मुद्दा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में मैं लेके आया था जिसमें हमारी अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य संवरे, सबका अच्छा फ़ायदा था। कई जिसमें प्रोजेक्ट हमारे टाइम जो शुरू हो गए वो तो पूरे हो गए, लेकिन कई शुरू नहीं हुए थे। जैसे महम का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स 2 बाडसा के अंदर 10 और संस्था डेवलपमेंट की। उसी तरह के नेशनल इंस्टीट्यूट जो एक 300 एकड़ में जो एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ कैंपस बनना था। मेरे को तकलीफ़ इस बात की है कि बीजेपी के चाहे वो सांसद हों, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, उन्होंने ये तो कहा कि भाई दीपेंद्र आधे अधूरी मंजूरी करा के गया है, पूरी मंजूरी नहीं हुई। लेकिन आज तक कभी ये नहीं कहा चलो ठीक है आपकी जो बात को मैं, लेकिन ये भी कहो कि भाई ये बनना चाहिए एयरपोर्ट, यहाँ जेवर में बना है तो एक यहाँ भी बनेगा, हम बनवाएंगे। 10 साल बहुत लंबा समय होता है कि भाई जो है अगर रोहतक तक की मेट्रो सापला तक आप ये कहो कि भाई जो है भाई भादुगढ़ तक ये लेके आए थे, आगे हम बढ़ाएंगे। आपको याद होगा 2014 में तो हुड्डा साहब ने यहाँ पे झज्जर की जो हमारी मीटिंग थी उसमें ये भी कहा था कि भाई हम झज्जर भी मेट्रो लाने का रोड मैप करेंगे। तो कोई ये कहे कि हम बनाएंगे 10 साल में, ये तो कहेंगे 10 साल में। हम अभी मैं कह रहा हूँ किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा कि हम ये काम करेंगे या ये काम होना चाहिए। ये कह दें कि भाई ये एयरपोर्ट महम में एयरपोर्ट आना चाहिए, ये बात कह दें। चाहे उसके बाद ये कह दें कि भाई इनकी जो है ये कह दें कि भाई मेट्रो यहाँ आनी चाहिए, इतना तो कहें। मैं उस बात की मैं प्रशंसा करूँ, कम से कम कहें तो सही। लेकिन एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं रखा इस 10 साल की सरकार में। इनके एजेंडे कुछ और, प्रचार में इन्होंने सारा अपना फोकस रखा और बाकी इन्होंने जो हमारे इलाके के लिए जो विकास कार्य होने चाहिए ना वो किए। और प्रदेश का तो आज ये स्थिति बन गई कि देश में बेरोजगारी में नंबर 1। हरियाणा कोई छोटी बात थोड़ी है। आज मार्केट में दुकानदारों की आप स्थिति देखिए, आप आज दुकानदार कितने जो है परेशान हैं। एक अलग सी छवि आपके निकल के सामने आ रही है, जो एक बेहतरीन लीडर है, लोग आप में देख रहे हैं। क्राइम को लेकर जो आपने बयान दिया सर कि या तो अपराधी हैं प्रदेश छोड़ दे वरना हम उन्हें छुड़ाने का काम करेंगे, तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी दीपेंद्र हुड्डा की निकल के सामने आ रही है, क्या इस पर काम किया गया, इसके पीछे की क्या वजह है? कोई वो नहीं, जहाँ तक जो है कोई आपने क्राइम की बात करी, क्राइम तो जो है जब हमारी सरकार बनी तो एक सरकार की यूएसपी ये थी कि उस समय 2004 से पहले जिस तरह से गैंग्स तो
ऑपरेट कर रहे थे चौटाला राज में, फिरौतियाँ मांगी जाती थी, उनको जो है गैंगस्टर्स को हुड्डा साहब ने आते ही हर तरह का सरकारी तंत्र के माध्यम से सफाया करने का काम किया गया था। और ये हो गया था कि या तो आप हरियाणा छोड़ो या क्राइम छोड़ो या हम छुटवाएंगे। और उसके बाद 10 वर्ष तक जब सरकार रही, एक खुशहाली का समय रहा। हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया रही, इंडस्ट्री हरियाणा में खूब आई, हर तरह की इंडस्ट्री हरियाणा में आई। अब वो जब पटरी से उतरने पे आती है बात, तो हरियाणा बेरोजगारी में भी आगे गया और क्राइम में भी अब दोबारा से गैंग्स। कल मैं रोहतक मंडी में गया था, 3-3, 4-4 वहाँ पे व्यापारियों को फिरौतियाँ आ रही हैं इंग्लैंड से बैठे गैंगस्टर के माध्यम से, जो उनका गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। रोहतक में स्थिति, भादुगढ़ में स्थिति जो है, आप खरखोदा में स्थिति, सांपला में स्थिति, झज्जर में स्थिति। अब दोबारा से गैंग्स आ गए, अंडरेज शूटर, वो सारे अंडरेज शूटर भी यहीं इस इलाके के मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति जो कानून व्यवस्था की ख़राब होने की स्थिति आई, ये एक परिणाम है इस सरकार की 10 साल की जो नीतियाँ रही जिसमें उन्होंने ध्यान दिया नहीं। तो आज ये हरियाणा को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति दोबारा से अच्छी हो, ये हमारा संकल्प है। आज हमने सारे जो कि अपराधी हैं उनको पूरी तरीके से हमने एक चेतावनी दी है अपराधियों को कि या तो आप जो है अपराध का रास्ता छोड़ दें, 4 महीने बाद सरकार बदलेगी, नहीं तो आपको हम छुटवाने का काम करें। अरविंद शर्मा की बात करें तो अरविंद शर्मा ने ये कहा है कि अगर चुनावी मैदान में या चुनावी अखाड़े में आना है तो राज्यसभा नामक जो लंगोट है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के आए। अगर उन्हें डर नहीं है तो वो सीधे मुकाबला करें, उसको किस तरह से जवाब? मैं इस तरह से देखता हूँ कि भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को जो राज्यसभा में है उनको उतार दिया है लोकसभा चुनाव में। वो तो मंत्री भी हैं और जो है भाजपा सरकार, तो उनमें से तो कोई इस तरह की बात कर नहीं रहा। तो वो उनका सुझाव अपनी पार्टी में दें, पहले खुद उनकी पार्टी इस तरह का काम करे। सर, हरियाणा में जो बेरोजगारी बढ़ी है जिसके कारण पिछले 1-2 साल से जो आंकड़े आए हैं, दूसरे देशों में डंकी या फिर दूसरे जो अलग जो गैरकानूनी रास्ते हैं उनके अंदर से युवा जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अमेरिका भी गए थे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग, हर एरिया की अलग है। हमारे एरिया में कभी पहले नशा नहीं था। बेरोजगारी का एक इफेक्ट है नशा, आज नशा आ गया। मैं समझता हूँ कि कहीं डिप्रेशन आ गया, कहीं बहुत से ऐसे ज़िले हैं कि कोचिंग सेंटर बंद हो गए और बाहर भेजने के सेंटर शुरू हो गए। अभी भी कोचिंग सेंटर वाले कई मिले थे मुझे, वो ये बता रहे थे कि जी हमारे कोचिंग सेंटर में जहाँ 400-500 का बैच होता था पहले, अब मुश्किल से 400-500 बच्चे थे, अब मुश्किल से एक बैच 20-30 बच्चों का कोचिंग सेंटर के माध्यम से नौकरियाँ ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आई कि बहुत ज़िलों के अंदर पलायन कर रहे हैं, और पलायन अपना घर बार बेचकर विदेश में जाना, विदेश में जाके मजदूरी करके किसी तरीके से अपने भविष्य को जो के लिए अपने जान हथेली पे रख के जाना। अगर कहीं का आज नौजवान कर रहा है, हरियाणा प्रदेश का नौजवान कर रहा है, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? सरकार की 10 साल की नीतियों के बाद कहीं अपराध की तरफ चले गए बच्चे, कहीं नशा, कहीं पलायन, कहीं घर बैठे डिप्रेशन। आज 5 साल तक आप सरकारी नौकरी निकालते नहीं, बड़े पदों पे तो आप बाहर के लोगों को लगा देते हो। सारी लिस्टों का मैंने ब्यौरा दिया बार बार। आखिरी साल आप ग्रुप डी की एक झुंझुना जो है अपना हरियाणा के बेरोजगार नौजवान के आगे ग्रुप डी का अपना झुंझुना दे देने का काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं, वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही है। ये कारण है, पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई इस सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और निश्चित रूप से जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलकर और हरियाणा की राजनीति
को दिशा देने का काम, यहाँ से जो रोहतक में कांग्रेस की जो जीत होगी वो हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगी। हरियाणा के दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और जेजेपी दोनों कह चुके हैं हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वो तो देखो, दुष्यंत चौटाला का तो हमने पहले भी कहा था कि यूँ तो आज़ादी है संविधान में, उन्होंने राजस्थान में भी लड़ा था, वो तमिलनाडु में भी लड़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। दुष्यंत को आप सीरियस नहीं लेते? वो हरियाणा की जनता ही सीरियस नहीं लेती, हम क्या लें। एक वक्त ऐसा होता था सर, SC ST वोट बैंक के खास तौर से वो कांग्रेस में अपनी उम्मीदें देखते। पूरा आज के दिन आज कई लोग ऐसे आज मैं मानता हूं कि आज हरियाणा में हर वर्ग, चाहे वो हमारे चाहे वो जो SC भाई हैं, चाहे वो हमारे OBC भाई हैं, चाहे बैकवर्ड भाई हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, आज हरियाणा में छत्तीस बिरादरी हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, निराश है, और हर वर्ग से एक ही आवाज़ आ रही है कि ये बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता लेके आ रही है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास किया है। वो ये कह रहे कि नींव भी हमने रखी है और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। पिछली जो सरकार थी वो अपने मैंने आपको बताया नहीं, वो तो आप वो कह भी कुछ भी कह सकते हैं, मगर तथ्य तो सामने है। कौन सा ऐसा परियोजना मुख्यमंत्री जी जो आपने ही फाउंडेशन रखा हो 10 साल में, और उसका उद्घाटन आपने 10 साल में कि अपने कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री जी से करा रहे हो या खुद कर रहे हो, आप बताओ, उसका ब्यौरा दो। अब तो जो नींव रखी जाएगी या जो कहा जाएगा तो घोषणाएं हैं और घोषणाओं पे जो है लोगों को, इनकी घोषणाओं पे तो भरोसा है नहीं। लोग तो जो हम बात कहेंगे उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हमने वो करके दिखाया, जो कहा है वो करके पहले भी दिखाया है और इस बार भी। MP साहब, पिछली बार हरियाणा सरकार ने जैसे नारा दिया था बीजेपी ने 75 पार, वही अब मोदी जी कर रहे हैं 400 पार, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? लोगों को क्या भरमाया जा रहा है, कैसा सम्मोहित किया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि अब ये आंकड़ों के नारे हो गए हैं। पहले जो है चाहे भाजपा, चाहे हमारे जो है वैचारिक रूप से हमारी पार्टी, लेकिन उनका नारा था एक समय में सबका साथ सबका विकास। अब वो जो है वो भूल गए, वो नारे तो भूल गए लोगों को। अब वो अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीट आए उनके नारे दे रहे। मैं समझता हूँ कि नारा कुछ जनता के हित में दिया जाए कि भाई जनता के लिए क्या, तो इस नारे में सरकार बनेगी तो जनता के लिए क्या जनता केवल आंकड़े देने के लिए है? तो ये एक भाटिया जी इसमें बात मैं समझता हूँ कि भाई ये नारे जो हैं, और दूसरी बात 75 पार के नारे को भी लोगों ने ध्वस्त किया था हरियाणा के अंदर। तो ये नारा मैं समझता हूँ कि ध्वस्त करने का काम करेंगे। MP साहब, आजकल एक गारंटी शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आज आप चुनाव के लिए लोगों से मिलने आए हैं, तो हम क्या कहें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या गारंटी रहेगी? देखिए, पहले तो इनकी गारंटी मैं पूछना चाहता हूँ। इनकी जो गारंटी थी किसान की आमदनी दुगनी करने की गारंटी, उसका क्या हुआ? स्वामीनाथन कमीशन लागू करने की गारंटी, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष दिलवाने की गारंटी, उसका क्या हुआ? काला धन विदेशों से लाने की गारंटी, उसका क्या हुआ? काला धन तो आया नहीं, लेकिन विदेशों में काला धन किसी का पकड़ा गया, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी का पकड़ा गया था, उनको बीजेपी में ले आए, लेकिन काला धन विदेशों से लाने की गारंटी थी, उसका क्या हुआ? इनकी प्रदेश स्तर पे कई गारंटी थी। 5100 बुढ़ापा पेंशन की गारंटी, उसका क्या हुआ? 75% जो फैक्ट्रियां हैं उसमें हरियाणा के बच्चों को रिजर्वेशन की गारंटी, उसका क्या हुआ? हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने की गारंटी, आप झज्जर में बता दो कहीं आपने को देखा हो 10 साल में। तो ये, या पूरे हरियाणा में कहीं और बता दो, किसी और ज़िले में हो सकता है भैया, हो सकता है झज्जर में नहीं, उसका क्या हुआ? किसी भी एक भी ज़िले में नया जो शुरू हो गया हो। तो मैं सब पूछना चाहता हूँ कि वो सारी जो गारंटियाँ थी, तो वो उन गारंटियों को क्या हुआ? पहले तो उन गारंटियों के बारे में बताएं। हमारा संकल्प पत्र है, कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प पत्र, हमने पहले भी जो कहा है वो करके दिखाया था। आज भी हम कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी, और बनते ही
अगले 5 महीने के बाद हरियाणा में देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम हम करेंगे। और एक और बात, ये नहीं जो अपना दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट के बाद जो है वो सारा 1 यूनिट भी बढ़ गई तो सारा ले लेते हैं, वो नहीं, वो काम नहीं करेंगे। हम 300 यूनिट बिजली फ्री करके और उसके बाद जो अगली होगी वो पहली यूनिट से शुरू करेंगे। तो ये मैं आज एक आपको एक वो दे रहा हूँ जो एक नई बात, क्योंकि ये जो है 300 यूनिट बिजली फ्री में, क्योंकि ये जो है दिल्ली में पंजाब में वो है कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद 1 भी यूनिट ऊपर हो जाए पूरे का बिल आता है, वो नहीं करेंगे। तो ये हमारी गारंटियाँ हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी, एमएसपी, किसान को एमएसपी की गारंटी, और जो है 100 गज के प्लॉट और मकान की 3.5 लाख के सहायता से हर गरीब को मकान की गारंटी। ये हमारी गारंटियाँ आपको संकल्प, हम उनको संकल्प पत्र कह रहे हैं, लेकिन हमारी गारंटी भी मानो, हमारे संकल्प पत्र का मतलब गारंटी मानो। एमपी साहब पिछले अच्छा, प्रथम जी, हाँ जी, हरियाणा का पानी राजस्थान को देने को लेकर के विधानसभा में खूब बवाल मचा। हाँ जी, देखिए ये अब आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग धरातल से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं कि हरियाणा में सरप्लस पानी नहीं है। हम तो SYL का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हमारे हक में इसलिए आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हरियाणा में सरप्लस पानी नहीं है, और इस आधार पे हमारे हक में फैसला हुआ पहले SYL का पानी लाया जाए, जो हमारे हक में फैसला हुआ है। अब तो पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कह देगी कि हरियाणा के पास तो पानी एक्स्ट्रा पानी है जो कि राजस्थान भेज रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत केंद्र सरकार के दबाव में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2018 में बीजेपी की सरकार बनी तो केंद्र सरकार के दबाव में हमारा महम एयरपोर्ट छिन के चला गया नोएडा, और अब ये राजस्थान में सरकार बनी तो हमारा पानी चला गया राजस्थान। जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी तो केंद्र सरकार के दबाव में हरियाणा के हितों का बड़ा नुकसान करने का काम, इस फैसले से SYL का भी दावा कमजोर हुआ है। SYL का दावा, क्योंकि पंजाब वाले कहेंगे कि भाई ये एक्स्ट्रा पानी है, जबकि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को हमें बता दें, परिवार पहचान पत्र और ये जो कह रहे हैं कि जी बारिशों में हो जाएगा एक्स्ट्रा पानी, बारिशों में हो जाएगा तो उस पानी को अगर कहीं आपके पास एक्स्ट्रा है तो हमारी ये भिंडावास झील क्यों बनी थी, ताकि वो पानी भिंडावास झील, ये डैम बना के भिंडावास झील के अंदर इतने ये क्यों बनाई गई थी। ये ठीक बात है कि इसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार में हुआ था झज्जर में, लेकिन तो हमसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो बंसीलाल जी की सरकार के टाइम इस पर कार्य शुरू हुआ, और इसी तरीके से O2 झील बनी सिरसा के अंदर। ये कई ऐसी झील जो डैम के साथ बारिश में जब एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो उसको स्टोर किया जाए, और स्टोर करके वाटर लेवल हमारा रिचार्ज करने के माध्यम से ये बनी हुई है। ये भिंडावास झील है झज्जर में, O2 झील है सिरसा में, घग्गर का जो पानी ओवरफ्लो इस बार फ्लड आया था, तो उसमें अगर वो इनका तो आपने ध्यान रखा नहीं, इनमें तो पानी स्टोरेज की आपकी सोच है नहीं, तो आप राजस्थान भेज रहे, तो नुकसान किसका है? हरियाणा के लोगों का। सर, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड जो कटे हैं उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी आज बहुत से हमारे हर रोज़ मेरे से लोग मिल रहे हैं कि उनके राशन कार्ड भी कट रहे हैं, उनका पेंशन कटी हुई है। तो ऐसे ही सभी जो राशन कार्ड से वंचित रह गए, पेंशन से वंचित रह गए, सबको राशन कार्ड भी बनवाएंगे, सबकी पेंशन भी दिलवाएंगे। और राशन डिपो पे जितना आ रहा है सबके लिए पर्याप्त नहीं आ रहा, लाइन में 4-4 घंटे लग के फिर कुछ मिलता नहीं। ये स्थिति आ गई राशन कार्ड में, जबकि ये सरकार ऐसी सरकार है कि ये आज जो कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं, उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो मगर वो भी पर्याप्त नहीं आ रहा। हमारे टाइम में दाल, चीनी और तेल 10 साल तक मिला, इन्होंने 10 साल तक तो दिया नहीं। अब इलेक्शन के टाइम अपना तेल वगैरह शुरू करा रहे हैं, ये तो इन्होंने कराया अभी, अब वो भी मिल नहीं रहा लोगों को। ये स्थिति है। और लोगों को, जो मैं समझता हूँ कि लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को जॉब्स चाहिए। गरीब आदमी को आज इस सरकार में
कितना तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। आप एक एक आदमी से आप खुद चलें मार्केट में, मेरे साथ आप मिलें एक एक आदमी से, आपको पता चलेगा कि हर आदमी के दिल में दर्द है कि सरकार विफल सरकार साबित हुई, हमारे इलाके के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। अभिनेता भी सर्च किए जा रहे हैं आपके मुकाबले के लिए। देखिए, जो भी मैंने कहा कि भाई जो भी आएगा प्रत्याशी, वो भाजपा का अपना अधिकार है, लेकिन जब कोई प्रत्याशी को की जो है अपनी टिकट के लिए कशमकश इतनी है, तो आगे काम में उनकी कौन सुनने वाला है। जो प्रत्याशी आए तो आप अंदाज़ा लगाएं। वही